हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कथन और तर्क। ठीक है। तो आज इस टॉपिक के हम कुछ रूल्स को समझेंगे कि कैसे आप जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि आर्गूमेंट क्या होता है, जैसे मान लो जो स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट आ गया। अब स्टेटमेंट तो आपको दिया जाएगा, जैसे कोई काम आपको करना है, ठीक है ना। जैसे बात करें यहाँ पे आर्गूमेंट की, स्टेटमेंट तो वो चीज़ हो गई कि आपने कोई चीज़ किसी से बताई या कोई चीज़ किसी से आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐसा काम कर लूँ। जैसे सपोज करो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको कोई अपनी दुकान स्टार्ट करनी है या कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो आप घरे पूछते हैं ना, क्या मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट कर लूँ, क्या मैं अपनी दुकान शुरू कर दूं। तो अब घर वालों का जो आंसर होता है, जैसे मान लीजिए 4 या 5 लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। तो अब जब वहाँ पर आप ने उनसे आर्गूमेंट किया, मतलब आपने उनसे पूछा ये क्वेश्चन, तो कुछ लोगों का जवाब किस में आया, हाँ में, कि हाँ भाई कर दो, अच्छी बात है, आज नहीं तो कल आप स्टेबल हो जाओगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं 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 ऐसा मत करना, एक जॉब कर लो और वो तुम्हारे लिए सिक्योर रहेगा, कहाँ तुम यहाँ बिजनेस में परेशान हो जाओगे, पता नहीं तुम्हारी दुकान चलती है कि नहीं चलती है। एक ने बोला कि नहीं आप चलाओ, हो सकता है 4-6 महीने के बाद आप धीरे धीरे स्टेबल होने लगोगे। तो अब दोनों में आपको उस आर्गूमेंट को देखना होता है जो आपका स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं आर्गूमेंट की बात करता हूँ, अगर हम आर्गूमेंट की बात करें, ठीक है ना, अगर हम आर्गूमेंट की बात करें तो आर्गूमेंट मतलब हो गया किसी से तर्क करना, ठीक है ना। अच्छा, आर्गूमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक स्ट्रांग होगा, सही बात है भाई, जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बात सही है। एक स्ट्रांग होगा, एक वीक होगा। जैसे यहीं पर एक बात समझ लेते हैं, जैसे सपोज करो आप दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर कोई दुकान नहीं है, ठीक है ना। अब आपकी सिंगल है, तो हमने क्या कहा कि हाँ ठीक है आप भाई स्टार्ट कर दो, आप अपनी शॉप को जल्द जल्दी स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कोई दूसरी नहीं है, आप अच्छा खासा आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो आपने कहा हाँ भाई ये बात सही है। अब जहाँ पर जो है 10 दुकानें पहले से हैं, अब आपने से कहा गया कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हो सकता है आपकी बिक्री कम हो जाए। तो जब भी आर्गुमेंट की बात होती है तो एक स्ट्रांग और एक वीक आर्गुमेंट आता है। आपको यहां पर क्या करना होता है, किस आर्गुमेंट को लेना है, जो स्ट्रांग हो, जो आपके लिए हाँ ये हो कि नहीं अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे मुझे क्या होगा, लाभ होगा, इससे मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस आर्गुमेंट को आपको लेना है, वीक आर्गुमेंट को आपको नहीं लेना, ठीक है ना। जो वीक आर्गुमेंट कैसे होते हैं, जिनकी कुछ बात ही स्पष्ट नहीं है, किसी ने कहा कि हाँ भाई ठीक है कर लो, अपने हिसाब से आप देख लीजिए जैसा आपको लगे। अभी हमने तो आपसे पूछा ना कि ऐसा कर लें क्या, आपने कहा अपने तरीके से देख लीजिए, तो उसने कोई कुछ बात कही ही नहीं, तो वो एक अस्पष्ट हो गई, मतलब उसने कोई बात स्पष्ट ही नहीं की, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है। अब अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है तो आप उसको नकार सकते हैं क्या। जैसे सपोज करो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर है या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कोई बात कही जाए या गवर्नमेंट को लेके कोई बात कही जाए कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर वो तो बात आपको माननी ही पड़ेगी। जैसे कह दिया जाए कि भाई धारा 144 आपके इसमें लागू हो गई आपके शहर में, अब 5 से 6 लोग एक साथ ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते, तो वो बात तो आपको माननी पड़ेगी,
या फिर कोई बात लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कही जाए, संविधान के आधार पे कही जाए, तो भी आपको बात माननी पड़ेगी। या फिर जो है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कोई होता है कि नहीं यार ये तो मतलब जैसे कह दिया जाए कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसमें ना आप कुछ चेंज कर सकते ना हम कुछ कर सकते। पृथ्वी घूमेगी तो घूमेगी ही, ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो भी आपके स्ट्रांग उसमें जाएंगे, ठीक है ना। इनमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप डायरेक्ट उसको टिक करिए कि स्ट्रांग ही है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे मान लो सपोज करो कोई बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो जैसे मैं कोई आर्गुमेंट आपको दे रहा हूं, तो जो एक एक्सपीरियंस पे किया, हाँ यार मैंने ऐसा किया था, तो अब ये जरूरी नहीं कि मेरा जो मैंने किया था उसके आधार पे आप भी करो या आपका सक्सेस हो जाए। जैसे मान लो मैं अनसक्सेस रहा तो क्या आप भी अनसक्सेस रहेंगे? ऐसा तो नहीं है, आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में आते हैं। अब अगर आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट जब आंसर देने की बात आती है, आर्गुमेंट जो है जब भी मैंने कहा ना, जब भी आप आर्गुमेंट किसी से करेंगे वो जो है या तो जैसे दो आर्गुमेंट किसी ने दिए तो दोनों में हो सकता है दोनों एस में हो, या दोनों आर्गुमेंट हो सकते हैं कि दोनों में एक एस में हो एक नो में हो, ये भी तो हो सकता है। यह हो सकता है दोनों ही नो में हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट भाई जो आर्गुमेंट आएगा स्टेटमेंट जो आपने क्वेश्चन उससे पूछा, क्वेश्चन मतलब एक प्रॉब्लम होती है, आपने कोई उससे प्रॉब्लम पूछी कि अगर मैं ऐसा करूं क्या। जैसे मैंने कहा ना कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी तो प्रॉब्लम है, भाई मैं ऐसा कर सकता हूं क्या। अब आप जो लोग वहां रहते हैं उनसे आप पूछोगे क्या मैं ऐसा करूं क्या। तो जैसे आपने एक सर्वे ही कराया, सर्वे में आपने कहा कि भाई मैं सर्वे करा लेता हूं कि यहाँ पे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने देखा कि सर्वे में अगर 90% लोगों ने कहा कि हमें ज़रूरत है, तो आपने कहा भाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये उसका प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ 90% लोग करें कि हमें चाहिए। और अगर केवल 10% लोग बोले कि हमें चाहिए तो बोलेंगे नहीं भैया रुक जाओ, क्योंकि केवल 10% लोगों को ही इसकी ज़रूरत है। तो आंसर या तो ये दोनों यस में हो सकते हैं, या तो एक आपके बोलेगा कि हाँ कर दो, एक बोलेगा नहीं करो। तो आपको हर यहाँ पर चीज़ों में आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को लेना है, ठीक है। आंसर देने का तरीका क्या होगा, आपको आंसर ए बी सी डी ई में देना होगा। ये ए बी सी डी आपके जो ऑप्शन हैं ये आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आप आंसर देंगे वो ए बी सी डी ई में देंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, और ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हमें कैसे वहां पे आर्गुमेंट को लेना है। तो चलिए आज क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट है, फिर आपका आर्गुमेंट है। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स टू अपोज्ड फॉर ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट द टू और मैनी एट प्रेजेंट। क्या भविष्य में भारत में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले केवल एक बच्चे को चुनने के लिए मजबूर होना चाहिए। अब आपसे ये प्रॉब्लम पूछी गई। अब देखिए दो आर्गुमेंट आपके इसमें दिए गए। पहला क्या है, यस यस दिस इज द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाँ, भारत की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरा क्या कह रहा है कि नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्ट बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, इस प्रकार की दबाव की रणनीति दुनिया के किसी अन्य देश द्वारा नहीं अपनाई जाती है। अब देखिए आपको आंसर इसमें देना है, मैंने बताया ना ए बी सी डी ई में देना है। पहला कब देना है, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यदि केवल तर्क पहला मजबूत है, ठीक है, तो आपको आंसर ए देना है। बी कब देना है, इफ ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, यदि केवल तर्क दूसरा मजबूत है। सी कब देना है, इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, यदि या तो पहला या दूसरा मजबूत है। डी कब देना है, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा मजबूत है। और ई कब देना है, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग, यदि फर्स्ट और सेकेंड दोनों मजबूत है, तो आपको ई आंसर देना है।
तो अब आप जरा मुझे बताइए इसमें कौन सा ABCD में आंसर आएगा। आपसे एक प्रॉब्लम पूछी गई कि क्या भविष्य में भारत में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले केवल एक बच्चे को चुनने के लिए मजबूर होना चाहिए। तो वो क्या लगता है, हाँ या ना? ठीक है ना। अच्छा देखो दूसरा क्या कह रहा है कि नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्ट बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, इस प्रकार की दबाव की रणनीति दुनिया के किसी अन्य देश द्वारा नहीं अपनाई जाती। तो आप मुझे एक चीज बताइए भाई, विकास तो हमें अपने देश का चाहिए। जैसे सपोज करो आप अपने घर की बात करते हैं, तो विकास तो आप अपने घर के बारे में सोचेंगे ना कि भाई अगर मेरे घर में ज्यादा लोग होंगे तो मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर कम लोग होंगे तो मैं कम लोगों में अच्छी चीजें उन्हें दे सकता हूं। ठीक है ना भाई, जैसे सपोज करो मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं तो मुझे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर कम लोग हैं तो उनको उसी चीज में, मान लो मेरी अर्निंग मान लो 10,000 है, अब 10,000 में मुझे 10 लोगों को पालना है तो मुझे ज्यादा पैसे, ज्यादा चीजों की जरूरत है, तो मैं कम क्वालिटीदार चीजों को ला पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे उसमें केवल फैमिली में 2 ही लोग हैं या 1 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छा दे सकता हूं उस 10,000 में? नहीं दे सकता भाई। उनके लिए अच्छा खाना ला सकता हूं, हर चीज अच्छा कर सकता हूं। तो अभी दूसरा क्या कर रहा है, तो दूसरे देश से अपने देश की तुलना करना ये तो गलत है, क्योंकि अदर कंट्रीज क्या करती हैं, उनकी इकोनॉमिक्स क्या है। अगर वहां भुखमरी आ गई तो हमारे यहां भी आ जाए, जरूरी नहीं है। इसके लिए हम दूसरे देश को जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो किसी भी देश से अपनी तुलना करना ये गलत है। दूसरा तो आपका बिल्कुल गलत है, दूसरा तो आपका बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि तुलना यहां पर जो है नहीं की जा सकती। क्योंकि दूसरे देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स के बेस्ड पर, उस आधार पे हमारे देश में भी ऐसा हो, ये आप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो पहले दूसरा तो आपका गलत है। पहला जरा देख लीजिए कि हाँ, भारत की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने का यही एकमात्र तरीका है। देखो, जब आप ऐसे नियम को बना देंगे या ऐसे जो है पॉलिसीज आ जाएं या लोग खुद से जागरूक हो जाएं, तो सही बात है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जब पॉपुलेशन कम होगी तो आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी एजुकेशन, हर चीज अच्छा मिलेगा। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल सही तरीका है जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का और अपने आप को मजबूत बनाने का। तो पहला आपका स्ट्रांग है, पहला आपका क्या है, स्ट्रांग है। दूसरा स्ट्रांग नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका ए आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आपका ए आएगा। इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, यदि केवल तर्क पहला मजबूत है। तो पहला भाई मजबूत है, क्योंकि सही बात है, ऐसा करने पे पॉपुलेशन में कंट्रोल आ जाएगा और सबको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, सबको अच्छी जो योजनाएं आती हैं उनका भी अच्छा लाभ मिलेगा। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अब देखिए स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि शुड एजुकेशन बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस। क्या रक्षा की तरह शिक्षा को भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए? अब आर्गुमेंट है आपका पहला कि नो, एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड इट शुड रिमेन विद द स्टेट। नहीं, शिक्षा राज्य का विषय है और इसे राज्य के पास रहना चाहिए। सेकंड करें, यस दिस इज द ओनली वे टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी इन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट। हाँ, राज्य भर में शिक्षा के विकास में एक रूपता स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि डी सही होगा, कि ई सही होगा? तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सही? आपके दोनों स्ट्रांग है या दोनों स्ट्रांग नहीं है, या आइदर और होगा, या केवल फर्स्ट स्ट्रांग है या केवल आपका सेकेंड स्ट्रांग है? जल्दी से मुझे जो है आंसर बताइए भाई, सोचिए क्या होगा, हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि क्या रक्षा की तरह शुड एजुकेशन बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस। क्या रक्षा की तरह शिक्षा को भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए एक चीज सोचिए, जैसे हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारा देश, भारत देश बहुत बड़ा देश है।
अब अगर इस शिक्षा को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया जाएगा तो भाई वहां पर एक बॉडी, सपोज करो भाई एक बॉडी है, एक बॉडी पूरे जो है इतने बड़े देश में अगर कंट्रोल करेगी तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं ज्यादा फैल जाएंगी। भाई अभी क्या है कि मेरे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में मैंने सबको काम बांट दिए तो काम सब बढ़िया से हो गए। अब अगर मैं ही सारे काम करने लगूं कि नहीं भाई तुम सब लोग बैठो मैं करता हूं, तो अगर 10 काम है तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। हो सकता है कोई काम गलत हो जाए, कोई काम मैं भूल जाऊं। तो क्या अगर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक लोगों के पास, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वन बॉडी हो गई, अगर एक बॉडी के पास पूरी चीज को भेज दिया जाएगा तो आपको लगता है कि नहीं यार ये स्ट्रांग होगा? नहीं, स्ट्रांग नहीं, और वो उसमें विविध तरीके की जो है खामियां आने लगेंगी, परेशानी होने। अभी क्या है भाई, हर स्टेट को अपनी अपनी शिक्षा एजुकेशन उनको दे दी गई है कि आप देखिए, तो वो लोग उसको अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी तो कहीं ना कहीं एक रूपता उसमें नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। वो जो है राज्य भर में शिक्षा के विकास में एक रूपता स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अच्छा कर सकती है और वहां से भी बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था को किया जा सकता है। इसलिए सेकंड तो आपका गलत है, सेकंड आपका गलत है, फर्स्ट आपका सही है। फर्स्ट आपका सही है कि सही बस इसको स्टेट के पास ही रहने दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो है खामियां कम होंगी, क्योंकि वो अपना काम और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको अच्छी चीजें और बेटर तरीके से मिल सकती हैं। लेकिन जब एक भाई पूरा अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चीजें चली जाएंगी तो फिर पूरे देश को संभालना है ना उनको केवल किसी एक राज्य को नहीं देखना, उनको पूरे देश को देखना है। तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें अव्यवस्थित होने लगेंगी। इसलिए जो है यहाँ पे पहला आपका आर्गुमेंट कैसा, स्ट्रांग है, दूसरा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर आपका ए होगा, इफ ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्ट्रांग। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका ए होगा। यदि केवल तर्क पहला मजबूत है तो आपको आंसर ए देना है, तो तर्क पहला ही मजबूत है, तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन है आपसे कि शुड मिलिट्री सर्विस बी मेड कंपलसरी इन आवर कंट्री, क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है आपका नो, इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, नहीं यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है। दूसरा कह रहा है कि यस एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री, हाँ प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अब बताइए मुझे ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग तो ए दीजिए, इफ ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग तो बी दीजिए, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग तो सी दीजिए, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग तो डी दीजिए, और इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग तो आप डी दीजिए, सॉरी ई दीजिए। तो बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा इन ए बी सी डी ई में, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि ई सही होगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए, तो पहला ही आपसे कहा जा रहा है कि नो इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, नहीं यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है। तो आपने कहा कि अगर आपको लड़ना सिखाया जाता है, भाई देश की रक्षा करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको लड़ना सिखाया जाएगा, तो लड़ना जब सिखाया जाएगा, अपने आप को आपको रक्षा करना सिखाया जाएगा, तो ये तो वायलेंस से लड़ने की एक लड़ने का तरीका हो गया ना। भाई आपके साथ वायलेंस, आपके साथ अहिंसा हो रही है, हिंसा से आप कैसे जो है उससे लड़ेंगे। तो जब आपको अपनी खुद से रक्षा करनी आती होगी तो आप आसानी से जो है हिंसा से लड़ सकते हैं। तो ये वायलेंस को हटाने का एक तरीका है, नॉन वायलेंस के खिलाफ नहीं है, नॉन वायलेंस के खिलाफ नहीं, वायलेंस को हटाने का एक तरीका है। इसलिए पहला तो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये अहिंसा की नीति के खिलाफ है, ये कहना गलत है। क्योंकि अगर आप जो है अपनी सर्विस और अपना योगदान देश की रक्षा के लिए देते हैं
तो ये तो वायलेंस से लड़ने की जो है क्या हो जाएगी, लड़ने का तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पहला तो गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि हाँ प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करना चाहिए। यस, एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। बात सही है, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश की रक्षा करे। सबका कर्तव्य बनता है, आपका हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें। जैसे हम अपने घर की रक्षा करते हैं वैसे हमारा ये भी कर्तव्य है कि जिस देश में हम रहते हैं उसकी भी रक्षा हम करें। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। तो इससे जो है हम भी अपना योगदान दे पाएंगे देश की सेवा के लिए। तो दूसरा आपका स्ट्रांग है, दूसरा आपका स्ट्रांग है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी, आंसर आ जाएगा आपका बी। इफ ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, यदि केवल तर्क दूसरा मजबूत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि शुड ओनली वन कंपनी बी अलाउड टू रन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनी वन बिग सिटी। क्या किसी एक बड़े शहर में केवल एक कंपनी को परिवहन व्यवस्था चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि हाँ, दिस विल पुट एंड एंड टू अनहेल्दी कंपटीशन एमंग डिफरेंट कंपनीज। हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के बीच अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि नो, द कम्यूटर शुड बी गिवन ए वाइडर चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नहीं, यात्री को परिवहन प्रणाली का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो आप एक चीज सोचिए, अगर आप एक शहर में रहते हैं और वहां पर किसी भी सुविधा के लिए, किसी भी सर्विस के लिए एक ही विकल्प है आपके सामने। जैसे सपोज करो भाई आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, आप एक छोटे शहर में रहते हैं। अब अगर उस छोटे से शहर में एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्थान है, एक ही सेंटर है, तो आपको परेशानी तो होगी ना, आपको अपना वेट करना पड़ेगा। फिर वो जैसे जितना पैसा आपसे मांगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। वो जैसी सर्विस देगा वैसी सर्विस आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वही उसी जगह एक की जगह कई सेंटर हैं तो आपकी सुविधा, आपकी चीजें बढ़ जाएंगी। वो ले रहा है 20 रुपए, अगला कह रहा है मैं 15 रुपए में कर दूंगा। वो आपको 2 घंटे वेट कराता था, वो कह रहा कि भैया आप तुम आओ तुरंत अपना जो है काम करा के चले जाओ। तो आपने कहा ये बात तो बहुत अच्छी हुई यार, सेंटर 1 से 2 हो गए, अब हमें भी सुविधा हो गई, हमें बहुत देर वेट नहीं करना पड़ा। तो आप मुझे बताएं कि अगर यहां पर उस बड़े शहर में केवल एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी तो अपनी मनमानी चलाएगी ना भाई। आपको जो है सपोज जिस शहर में आप रहते हैं उसमें केवल एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अब वहां से आपको कहीं भी जाना है, अब वो जैसी सुविधा देगा वैसी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि दूसरा ट्रांसपोर्ट है ही नहीं है। तो फिर हम जो है वहां पर अगर वो जहां का किराया केवल 50 रुपए होना चाहिए, जहां का फेयर केवल 50 रुपए होना चाहिए, अगर वो आपसे उसका 100 रुपए मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको तो जाना है। अगर वो आपको एक सबसे खराब बस भेजेगा तो भी आप जाओगे। इसलिए जो है एक ट्रांसपोर्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी भाई। ट्रांसपोर्ट की केवल एक कंपनी अगर कर दी जाएगी तो उससे जो है यात्रियों को बहुत असुविधाएं होंगी। और अगर नंबर ऑफ चॉइस ज्यादा होंगे कि नहीं भाई ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी कंपनी है, वो छूट जाए दूसरे से चले जाएंगे, उसकी सुविधाएं अच्छी नहीं, हम दूसरे को चूज कर लेंगे। तो जब आपके पास विकल्प ज्यादा होंगे तो उसमें सुविधाएं भी आपको अच्छी मिलेंगी। भाई ट्रांसपोर्ट वाला भी सोचेगा ना कि यार अगला तो बहुत अच्छा दे रहा है यार, मेरा बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा, तो वो भी आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश करेगा। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो चीजें यात्रियों के लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखो पहला क्या कह रहा है कि हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के बीच अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर उसमें जो है यात्रियों को बहुत असुविधाएं होने लगेंगी। जब प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी तो फिर जो अच्छा कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो फिर अपनी मनमानी करने लगेंगे। इसलिए पहला तो गलत है, पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि नो, द कम्यूटर शुड बी गिवन ए वाइडर चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
नहीं, यात्री को परिवहन प्रणाली का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यात्री जो है उसको ज्यादा चॉइस मिलनी चाहिए कि हाँ भाई आपके इसमें तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, जिसको आप चाहो उसको जो सुविधा आपको अच्छी दे उसको जो है चूज करके आप आसानी से ट्रेवल कर लो। तो इसलिए दूसरा क्या है आपका, बिल्कुल सही है, दूसरा आपका स्ट्रांग है, दूसरा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही आंसर है। इफ ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, यदि केवल तर्क दूसरा मजबूत है तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर होता है भाई क्या होगा। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि शुड ऑल द फॉरेन बैंक्स बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में अपना परिचालन बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए? तो अब तर्क पहला क्या है, तर्क पहला आपने दिया कि नो दिस विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, नहीं इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड, यस दिस इज द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। हाँ, भारतीय बैंकों को जीवित और समृद्ध बनाने का यही एकमात्र तरीका है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि ई सही होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कि इन पांचों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। क्या आपको लगता है कि कौन सा सही हो सकता है? आर्गुमेंट जरा सोचिए। उसने पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा गया कि शुड ऑल द फॉरेन बैंक्स बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन इन इंडिया। क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में अपना परिचालन बंद कर देना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? तो अब देखो, अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो हमारे इकोनॉमी में हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सोचने के लिए हमारे पास एक नेशनलाइज बैंक है। हमारे पास एक नेशनलाइज बैंक है, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई यही काम करता है कि हमारे देश की इकोनॉमी है वो किस हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी कैसी होगी, क्या होगी, ये सोचना आरबीआई का काम है। अगर उसको लगता है कि नहीं ऐसा है तो भाई वो फैसला ले सकता है। तो इसमें हम नहीं कुछ बता सकते, इसलिए जो है नहीं इसका भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये कहना गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये सोचने के लिए हमारे पास नेशनलाइज बैंक है आरबीआई जो इसका फैसला लेगी, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि यस दिस इज द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। हाँ, भारतीय बैंकों को जीवित और समृद्ध बनाने का यही एकमात्र तरीका है। तो देखिए, आपके इंडिया में बहुत सारे जो है फॉरेन बैंक चलते हैं, उनके चलने के बावजूद हमारे जो नेशनलाइज बैंक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जो है बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर फॉरेन बैंक हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमिक बेकार है, वो नहीं चल पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे से, उनकी इकोनॉमिक बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसलिए जो है दूसरा भी आपका सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पहले से जो भारतीय बैंक है उनकी इकोनॉमी पहले से अच्छी है, ठीक है। फॉरेन जो बैंक हैं उनके आने के पहले से उनकी जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और अगर हैं भी तो भी इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए जो है उनके बंद करने से जो है इनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले से अच्छी चल रही है। ये दूसरा भी क्या है आपका गलत है। तो दोनों के दोनों मजबूत नहीं है, दोनों के दोनों मजबूत नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। यदि ना तो पहला ना ही दूसरा मजबूत है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को यहां पर चूज करना है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब जो उस चीज को बल दे, जो उस चीज को कहे कि हाँ भाई ऐसा कर दो तो इसके ये लाभ होंगे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। जो ये कहे कि नहीं इससे तो यार हानि हो सकती है, या फिर वो उस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ ऐसा क्या हो,
उससे लाभ क्या होगा या उससे हानि क्या होगी, तो फिर वो आपका क्या हो गया, आपका वीक आर्गुमेंट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। स्टेटमेंट करा है शुड सिलेक्शन टेस्ट बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव रदर देन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप। क्या चयन परीक्षण वर्णनात्मक प्रकार के बजाय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए? ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। पहले ने कहा यस, द असेसमेंट ऑफ आंसर टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज फेयर एंड इम्पेरिटल। हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन निष्पक्ष और पक्षपात रहित होता है। दूसरा कहा नो, द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट इज सर्टेनली ए बेटर टूल देन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। नहीं, वर्णनात्मक प्रकार का परीक्षण निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण से बेहतर साधन है। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, कौन सा इसमें सही आंसर होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी कि डी? बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? देखिए पहला क्या कह रहा है कि यस, द असेसमेंट ऑफ आंसर टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज फेयर एंड इम्पेरिटल। हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन निष्पक्ष और पक्षपात रहित होता है। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है तो वहां पर क्या है कि जैसे अब भाई अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसमें आपकी लिखावट कैसी है, आप कुछ लोग तो ऐसा होते हैं जिनकी लिखावट बहुत अच्छी होती है, जिसकी हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा लिखा हो। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको एक ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है ना, एक ऑप्शन को टिक करना है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि जैसे हो सकता है कि आपकी लिखावट को देख के नंबर दे दिए जाए, या जो है किसी ने बहुत बेकार सा लिखा तो उसने कहा नहीं यार इसने बहुत बेकार लिख दिया, इसका सही नहीं होगा, तो उसने जो है उसकी लिखावट के आधार पे उसके नंबर काट दिए जबकि उसका पूरा का पूरा सही था। तो वहां पे पक्षपात हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है वो निष्पक्ष और इम्पेरिटल होता है। उसमें आपने जो है ऑप्शन को टिक कर दिया, उसने ये नहीं देखा कि आपने लिखा कैसे, आपकी लिखावट कैसी है। अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसलिए पहला आपका सही है कि बिल्कुल सही बात है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो उसके जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का जो मूल्यांकन होता है वो आपका जो है फेयर एंड इम्पेरिटल होता है, निष्पक्ष और पक्षपात रहित होता है। क्लियर। जरा सेकंड की बात करते हैं। नो, द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट इज सर्टेनली ए बेटर टूल देन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। नहीं, वर्णनात्मक प्रकार का परीक्षण निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण से बेहतर साधन है, ऐसा नहीं है। दूसरा जो है आपका स्पष्ट नहीं कह रहा, उससे कोई बात यहां पर स्पष्ट नहीं हो रही किस आधार पे वो अच्छा है, पूरी की पूरी बात उसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए दूसरा वाला जो है आपका मजबूत नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पर? जो है पहला आपका जो है तर्क कैसा है? स्ट्रांग है, पहला तर्क आपका मजबूत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या है? शुड हायर एजुकेशन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड फॉर सम टाइम। क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? अब पहला आर्गुमेंट क्या कह रहा है भाई? पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि नहीं, इट विल हैम्पर द कंट्री फ्यूचर प्रोग्रेस। नहीं, ये देश की भविष्य की प्रगति में बाधा बनेगा। दूसरा कह रहा है कि यस, इट विल रिड्यूस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इससे शिक्षित बेरोजगारी कम होगी। तो आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? कौन सा आपका सही होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, कौन सा आपका सही होगा? ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर है? ए सही है, बी सही है,
सी सही है कि आपका डी सही है कि ई सही है? कौन सा सही है? सोचिए जरा। तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर आपको जो पहला दिया गया, क्या दिया गया? नो इट विल हैम्पर द कंट्रीज फ्यूचर प्रोग्रेस। नहीं, नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यह देश की भविष्य की प्रगति में बाधा बनेगा। तो देखो भैया ऐसा है कि जो आपकी हायर एजुकेशन है वो जो है प्रोफेशनल, जो आपके भाई प्रोफेशनल लोग हैं उनको तैयार करती है। भाई अगर आप हायर एजुकेशन करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, और हायर एजुकेशन से जो है देश का भविष्य अच्छा होगा। और सही बात, अगर हायर एजुकेशन को बंद कर दिया जाएगा तो कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो बंद हो जाएगी। भाई जब उसको हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो अच्छे लोग कैसे आएंगे बताइए वहां पर? तो फिर जो जॉब है, ठीक है ना, जो अब उससे क्या होगा, मौका भी तो ज्यादा क्रिएट होते हैं। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, 4 लोगों के पास, 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास, तो उससे मौके भी क्या है, अच्छे बनेंगे। और वहां पर जो है जो हमारे कंट्री का जो फ्यूचर है वो और अच्छा जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है कि सही बात है कि इससे देश की प्रगति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रगति में बाधा बनेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्रोफेशनल जॉब, जो आपके बहुत अच्छे लोग हैं वो वहां पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जिनके अंदर वाकई टैलेंट है, आपने बंद कर दिया। जिनके अंदर टैलेंट था वो लोग वहीं पे रुक गए, जिसके पास नहीं भी टैलेंट था वो भी आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब लोग ही नहीं है। भाई एजुकेशन तो आपने बंद कर दी, तो अब पढ़े लिखे लोग बचे कहां? तो फिर हम जॉब किसको दें? इसलिए पहला तो आपका बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि यस इट विल रिड्यूस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इससे शिक्षित बेरोजगारी कम होगी। देखो शिक्षा जो है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का एक तरीका होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का तरीका नहीं होता। ठीक है, आज एजुकेशन अच्छी होगी, भाई लोग जागरूक होंगे, तो वहां पर चीजों की जरूरत बढ़ेगी ना। जैसे सपोज करो आप जागरूक, हर चीज जानते हैं, तो अब जहां पर लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लगे आज के डेट में। जैसे सपोज करो मोबाइल आया, अब मोबाइल चलाना जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना, उनको हम सिखा सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज को जानते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आपकी एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है, ठीक है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं करती। इसलिए दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। यदि केवल पहला आपका तर्क जो है क्या है, मजबूत है, तो आपको आंसर ए देना। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? शुड इंडिया चेंज इट्स कोर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस एंड लुक इनवर्ड फॉर ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या भारत को आर्थिक सुधार प्रक्रिया से अपना रास्ता बदलना चाहिए और सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए? पहला आर्गुमेंट कर रहा है कि नो, देयर इज नो वे टू लुक बैकवर्ड आफ्टर हैविंग स्टार्टेड द प्रोसेस। नहीं, प्रक्रिया शुरू करने के बाद पीछे मुड़कर देखने का कोई तरीका नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यस दिस विल बेनिफिट इंडिया इन द लॉन्ग रन एज द रिफॉर्म प्रोसेस borrowed from western countries will adversely affect our economic। हाँ, इससे दीर्घ काल में भारत को लाभ होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से उधार ली गई सुधार प्रक्रिया हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर जो है ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि आपका डी सही होगा, कि आपका ई सही होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए भाई कौन सा इसमें सही आंसर होगा भाई, बताइए जल्दी से। देखिए तो यहां पर यह कहा गया है कि क्या भारत को आर्थिक सुधार प्रक्रिया से अपना रास्ता बदलना चाहिए और सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए। तो देखो, अगर कोई चीज आप बदलाव करना चाहते हैं, अगर कोई बदलाव से चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो वो बदलाव हमें कर लेना चाहिए। जैसे भाई कोई चीज हमारे अंदर बेकार है
और कोई अगला व्यक्ति अच्छा कर रहा है और हम उससे कुछ सीख सकते हैं तो हमें सीख लेना चाहिए, हमें अपने अंदर वो बदलाव कर लेने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमें आगे फ्यूचर में अच्छाइयाँ मिलेंगी। सही बात है भाई, कोई अगर अच्छा कर रहा है और हम उन चीज़ों को सीख के अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं तो अच्छाई तो यही कि बदलाव कर लेना चाहिए। तो यहां पे क्या कह रहा है कि शुड इंडिया चेंज इट्स कोर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस एंड लुक इनवर्ड फॉर ऑल अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला कहा गया कि नो, देयर इज नो वे टू लुक बैकवर्ड आफ्टर हैविंग स्टार्टेड द प्रोसेस। नहीं, प्रक्रिया शुरू करने के बाद पीछे मुड़कर देखने का कोई तरीका नहीं है। देखिए, अगर आपको किसी प्रक्रिया को बदलने से आपके देश का भला हो रहा है, उससे आपको लाभ हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को बदल देना चाहिए। ठीक है ना भाई, जरूरी नहीं कि जैसे आज जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उससे अगर हमें किसी चीज का लॉस हो रहा है तो हम उसी पर आगे बढ़ते जाएं। हम ऐसी प्रक्रिया को बिल्कुल ला सकते हैं जिससे हमें अच्छा मिले, जिससे हम बहुत अच्छा कर सकें। इसलिए पहला तो स्ट्रांग नहीं है आपका। सेकंड जरा देखिए क्या कह रहा है, यस दिस विल बेनिफिट इंडिया इन द लॉन्ग रन एज द रिफॉर्म प्रोसेस। ठीक है ना, बोरोड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज विल एडवर्सली अफेक्ट आवर इकोनॉमी। हाँ, इससे दीर्घकाल में भारत को लाभ होगा, लाभ होगा। देखो, क्योंकि पश्चिमी देशों से उधार लेगी, सुधार प्रक्रिया हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अब पश्चिमी देशों से ली गई है इसलिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि यार वो अच्छा भी कर रहा है लेकिन हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम सिद्धांतवादी, हम चाहे भूखे रह लें लेकिन भाई हम ये काम नहीं करेंगे। तो क्यों भाई नहीं करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि भूखे रह के कोई काम जो है सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए जो है यहां पर अगर उससे हमारे देश का लाभ हो रहा है, उससे हमें अच्छे लाभ मिलेंगे तो हमें उन चीजों में बदलाव कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आपका दूसरा भी आपका स्ट्रांग नहीं है। भाई फॉरेन कंट्री से लिया गया, दूसरे देश से लिए गए, इसलिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अगर उससे हमें कुछ लाभ मिल रहा है तो उसको हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर यहां पर बदलाव करने से लाभ होता तो बदलाव कर देना चाहिए। तो दोनों के दोनों ही आपके स्ट्रांग नहीं हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो भाई क्या आंसर होगा यहां पे। ए में है इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, इफ ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रांग, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रांग। डी होगा सही आंसर कि ना, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा मजबूत है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। शुड द एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया बी गिवन ओनली ऑन मेरिट विदाउट एनी कंसेशन टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश छात्रों के किसी विशेष समूह को बिना किसी रियायत के केवल योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि यस दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्सेज सक्सेसफुली। हाँ, इससे पेशेवरों की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि वे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। दूसरा कह रहा है कि नो दिस विल कीप ए लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। नहीं, ये बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहुंच से बाहर रखेगा। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें पहले आर्गुमेंट की तो उसने कहा कि यस दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्सेज सक्सेसफुली। तो देखिए, अगर हम यहां पर पहले आर्गुमेंट की बात करें तो बिल्कुल वो स्ट्रांग है, क्योंकि जब जॉब की बात आती है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो वहां पे हमें अच्छी मेरिट चाहिए, वहां पे हमें अच्छे प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है ना, अच्छा हमें टैलेंट चाहिए जो कि इस आधार पे हो सकता है। तो इसलिए जो है अगर योग्यता के आधार पे दिया जाएगा तो सही बात है, जो प्रोफेशनल जो अच्छे लोग हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो पहला तो आपका बिल्कुल स्ट्रांग है।
कि सही बात है, जो प्रोफेशनल है भाई वो अच्छी मेरिट, अच्छी योग्यता वाले हमें चाहिए, इसलिए पहला तो स्ट्रांग है। दूसरा क्या कह रहा है कि नो दिस विल कीप अ लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेस। इसकी बात भी सही है भाई कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है। वो उनके पास टैलेंट बहुत है, बहुत वो जो है टैलेंटेड है, लेकिन पैसा नहीं है कि वो जो है अच्छे एजुकेशन को कर पाए। तो यहां तो जो है जो रियायत दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसके आधार पर वो कोर्स को कर पाते हैं। तो इनकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वो लोग रह जाएंगे ऐसे में, क्योंकि यहां पर क्या है कि उनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, वो आगे नहीं जा सकते। तो फिर वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग पीछे हो जाएंगे, उनका टैलेंट दब जाएगा। इसलिए दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन अब या तो हम ये कर लें या तो हम ये कर लें, ठीक है ना, हम एक को लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइदर और लगेगा, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आंसर सी होगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यदि या तो पहला या दूसरा इस मजबूत है। भाई अगर ऐसा करते हैं तो सही बात है, हमको अच्छे प्रोफेशनल मिलेंगे, सारी चीजें सही है, तो फिर यहां पे ये लोग छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हमें एक को चूज करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। शुड एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड, क्या ग्रामीण भारत में कृषि को मशीनीकृत किया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि यस, इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन, हाँ इससे अधिक उत्पादन होगा। दूसरा कह रहा है नो मैनी विलेजर्स वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, नहीं बहुत से ग्रामीण बेरोजगार रह जाएंगे। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए अगर हम एग्रीकल्चर को मशीनीकृत करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, भाई काम करने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। भाई अभी जिस काम को करने में सपोज करिए 10 दिन लगते हैं, मशीन के द्वारा वही काम 1 दिन में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हर चीज को अगर हम मशीनीकृत कर देंगे तो बहुत अच्छे लाभ हमें मिल सकते हैं, चाहे किसी भी चीज को आप ले लीजिए। भाई जैसे सपोज करो खेतों की बुआई होती है, अब अगर उस बुआई को हम हल और बैल के द्वारा करते हैं तो उसको करने में 4 दिन लग जाते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा करने में हमको 1 घंटे में हमारा पूरा का पूरा खेत की बुआई हो जाती है। तो और यहां पर क्या होगा, काम की स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना, और उससे प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। तो यहां पर जो है पहला तो बिल्कुल सही है कि उत्पादन अधिक होगा, काम की स्पीड भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी आपका हायर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नो मैनी विलेजर्स वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, नहीं बहुत से ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखो जो मशीन है वो ऐसे काम को जो मतलब जिसमें हमें किसी एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, कह सकते हैं ना कि मतलब जो एक वेस्टफुल जो एम्प्लॉयमेंट है, वेस्टफुल एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगी, जहां पर हमें किसी रोजगार वाले की जरूरत ही नहीं, किसी एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, उस काम को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं करेगी, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि वो जो है नहीं बहुत से ग्रामीण बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लाएगी, वह उस एम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी जो वेस्टफुल है, जिसकी कोई हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए दूसरा आपका गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर आपका फर्स्ट होगा, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क पहला मजबूत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे, क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि यस इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम रोगस एंड रूफियंस, हाँ इससे वे बदमाशों से अपना बचाव कर सकेंगे।
मतलब बदमाशों से और गुंडों से अपना बचाव कर सकेंगे। तो आपने कहा बिल्कुल, अगर भाई उनको जूडो कराटे आते हैं तो बिल्कुल जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल अपना बचाव कर सकती हैं उनसे। अगर उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, अपना बचाव कर सकती हैं उनसे। तो इसलिए जूडो कराटे उनको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि यस इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द रोगर्स एंड रूफियंस, कि गुंड बदमाशों से अपनी जो है वो अपना बचाव कर सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। तो पहला तो बिल्कुल स्ट्रांग है। दूसरा क्या, नो दे विल लॉस देयर फेमिनिन ग्रेस, नहीं वे अपनी स्त्रीण गरिमा खो देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर उनको किसी से कोई उनको मार रहा है, उससे वो अपना बचाव कर पा रही हैं, तो इससे उनकी जो है स्त्रीण गरिमा नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दूसरा आपका बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, उनको सीखना चाहिए क्योंकि वो अपनी रक्षा कर सके, अपना बचाव कर सके। इसलिए पहला स्ट्रांग है लेकिन दूसरा स्ट्रांग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, यदि केवल तर्क पहला मजबूत है तो आंसर आपको ए देना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड, क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो तर्क पहला कह रहा है कि यस इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियन, हाँ राजनेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। दूसरा कह रहा है कि नो इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं इससे लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र का, भाई पार्टी अगर बैन कर दी जाएगी तो लोकतंत्र का अंत तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टी बैन कर दी गई तो अब वो अकेले लड़ने लगा। अभी तक वो किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ रहा था, अब वो सिंगल चुनाव में खड़ा हो गया। पार्टी को आपने बैन कर दिया, इलेक्शन थोड़ा ना आपने बैन किए हैं, इलेक्शन तो चालू, तो सिंगल खड़ा होने लगा। तो इससे लोकतंत्र का अंत हो जाएगा ये तो नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भाई आपने पार्टी बैन कर दिया, आपने पार्टी को बैन कर दिया तो वहां पर वो सिंगल खड़ा हो गया। अब यहां पर बताइए, अगर मैं राजनीतिक दल को प्रबंध मैंने लगा दिया तो क्या जो है, क्या यहां पर मैंने राजनेताओं को मैं कुछ सिखा पाऊंगा? आपने पार्टी बैन कर दिया, वो सिंगल खड़ा होने लगा, उसको आप कुछ नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि वहां पर जब आपने पार्टी में बैन कर दिया तो वो अकेले ही चुनाव लड़ने लगा, सिंगल जाके चुनाव लड़ने लगा। अभी तक वो किसी पार्टी के द्वारा था, अब वो पार्टी तो भाई बैन हो गई, अब वो अपने आप आ गया कि भाई अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे वोट दीजिए। अभी तक जो है मैं इस पार्टी के द्वारा पार्टी का उम्मीदवार था, अब मैं ऐसे ही उम्मीदवार हूं, स्वतंत्र उम्मीदवार। अब पार्टी चूंकि खत्म हो गई, अब आप मुझे वोट दें, तो आप इससे ये भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा क्या अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो जो है पहला भी नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों के दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना तो दूसरा। बिल्कुल आंसर डी, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा मजबूत है। आंसर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। स्टेटमेंट कह रहा है कि शुड फॉरेन फिल्म बी बैंड इन इंडिया, क्या विदेशी फिल्मों को भारत में बैन कर देना चाहिए? तो पहला कह रहा है यस दे डिपिक्ट एंड एलियन कल्चर विच एडवर्सली अफेक्ट आवर वैल्यूज, हाँ वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। नो फॉरेन फिल्म आर ऑफ ए हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड, नहीं विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या कहते हैं? यस दे डिपिक्ट एन एलियन कल्चर विच एडवर्सली अफेक्ट आवर वैल्यूज, हाँ वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर बात करें फॉरेन फिल्म्स की, तो वो जो है एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो बंद करने से क्या होगा कि जो हमारी लर्निंग है, जो सीखने की भाई विदेशों में कैसे क्या होता है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे जो है उनका जीवन कैसा है, ये सारा कुछ सीखना बंद हो जाएगा। हम एक जो है एक कह सकते हैं कमरे में बंद होकर रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इसी प्रकार सीखते हैं ना कि भाई वहां जैसे हम भारत की संस्कृति कैसी है, विदेशों के लोग कैसे जानते हैं, हमारे आपके कल्चर को देख करके, हमारी आपकी फिल्मों को देख करके, उनके कल्चर को देख करके, ठीक है ना। तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए पहला आपका मजबूत नहीं है। दूसरा क्या है कि नो फॉरेन फिल्म आर ऑफ ए हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स, नहीं विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती हैं। अच्छा, ये जो आपका ये आर्गुमेंट सेकंड में दिया गया है, केवल ये आर्गुमेंट पर्याप्त नहीं है इसको बैन करने के लिए, सेकंड भी आपका गलत है। तो दोनों के दोनों आर्गुमेंट आपके मजबूत नहीं हैं, ना तो पहला मजबूत है ना तो दूसरा मजबूत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा मजबूत है। तो इस प्रकार से आप जो है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।